स्वागत है आप सबका मेरे ज्योग्राफी के 4th लेक्चर में। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, इससे आप मेरे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो या ऑडियो क्वालिटी में इशू लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। और अगर लेक्चर पसंद आए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सब लोग जानते हैं, वायुमंडल। तो हमारी प्यारी पृथ्वी अपनी सरफेस से कई हजार किलोमीटर ऊपर गैसों के एक कवर से ढकी हुई है। पृथ्वी के इस गैसी कवर को एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। तो जैसे कि लैंड या जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, और वाटर जिसको कि हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, यानी लिथोस्फीयर को हम बोल सकते हैं स्थल मंडल और हाइड्रोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं जल मंडल। तो जैसे कि लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर अर्थ के एक इंटीग्रल पार्ट है, वैसे ही एटमॉस्फेयर जिसको कि हम वायुमंडल बोलते हैं वो भी अर्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है। और यह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी जगह पर बना रहता है। जैसे बाकी प्लेनेट पे नहीं होता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर को अपने सतह पर बांध के रख सके। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझते हैं सोलर नेबुला। एक्चुअली मैं इस लेक्चर में सोलर नेबुला के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी एस्ट्रोनॉमी नहीं किया हुआ है। तो जब मैं एस्ट्रोनॉमी बताऊंगा और उसमें मैं सोलर सिस्टम, बाकी प्लैनेट्स के ऑरिजिन के विषय में बताऊंगा, तभी सोलर नेबुला आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं आपको हल्का सा बताता हूं कि सोलर नेबुला क्या होता है। कि हमारा सौर मंडल या जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, इंटरस्टेलर डस्ट और हाइड्रोजन गैस के कंसंट्रेशन के भीतर बनने लगा था, जिसे मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं। अब ये क्लाउड अपनी ही ग्रेविटेशन के तहत सिकुड़ गया और हमारा प्रोटोसन या हम बोल सकते हैं कि सन की प्राचीन अवस्था, जब सन का ओरिजिन हुआ होगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोसन। तो इस मॉलिक्यूलर क्लाउड के सिकुड़ने की वजह से हमारा प्रोटोसन इसके हॉट डेंस सेंटर में बनने लगा। तो क्लाउड के रिमेनिंग पोर्शन ने क्या किया कि एक घूमने वाली डिस्क का निर्माण किया, जिसे सौर निहारिका कहते हैं, या उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में सोलर नेबुला। अब फिर से समझिएगा कि हुआ क्या कि हमारा जो सौर मंडल है या जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, तो जो इंटरस्टेलर डस्ट या इंटरस्टेलर डस्ट को हम अंतरतारकीय धूल भी बोलते हैं, अंतरतारकीय धूल, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरस्टेलर डस्ट। तो एक स्पेस पे एक मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी हॉलीवुड की, इंटरस्टेलर। तो सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर डस्ट और हाइड्रोजन गैस के कंसंट्रेशन के भीतर बना है, जिसे मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं। अब ये क्लाउड अपने ही ग्रेविटेशन के कारण जब सिकुड़ गया और प्रोटोसन इसके हॉट डेंस सेंटर में बन गया और क्लाउड के बाकी हिस्से ने एक डिस्क जैसा निर्माण किया, उस डिस्क के डिफरेंट पार्ट हुए, उन्हीं से हमारा सोलर सिस्टम तैयार हुआ। सोलर सिस्टम का मतलब है कि बीच में सन है और बाकी हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो। तो इस सोलर सिस्टम का निर्माण जिससे हुआ उसको हम बोलते हैं सोलर नेबुला। बाकी आपको मैं ये सब काफ़ी डिस्क्राइब करूंगा जब मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ाऊंगा। तो ये एक और पिक्चर दी हुई है सोलर नेबुला की। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन का मतलब है कि कैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर आज हम जैसे देखते हैं कि 21% ऑक्सीजन है, या जो गैसेस का जितना परसेंटेज है उतने परसेंट में हमेशा से नहीं रहा था, पहले कुछ अलग रहा होगा। तो कैसे आज की स्थिति में हम पहुंचे, यानी हमारा अर्थ का जो वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है वो आज की स्थिति में, और गैसेस का जो आज परसेंटेज है उस स्थिति में हम कैसे पहुंचे। तो इसके लिए हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का अध्ययन करते हैं, लेकिन अभी इस लेक्चर में हमको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने अपने दूसरे लेक्चर से उठाई हुई स्लाइड है। जब मैं आपको ये भी एस्ट्रोनॉमी में जब पढ़ाऊंगा तभी पढ़ाऊंगा
कि कितने पार्ट में हम अर्थ की जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ते हैं। तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसको हम देते हैं वो उसको हम बोलते हैं ईओन। तो अभी हम ईओन, उसके अंदर फिर हम ईओन के भी पार्ट करते हैं, उनको इराज में बांटते हैं, इसके बाद हम पीरियड्स में बांटते हैं। तो ये सब जो हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, तो ये किस बेस पे कर रखा है? तो कुछ डेफिनेट इवेंट्स रही अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, उन इवेंट्स को हमने मार्क किया। अब उन इवेंट्स के कारण अर्थ के जियोलॉजी में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कुछ फीचर्स क्रिएट हुए। इन फीचर्स के आधार पे हमने अर्थ को कई ईओन में बांटा, कई इराज में बांटा, कई पीरियड में बांटा। जैसे सबसे पहले हमने सुपर ईओन में बांटा, फिर उसके अंदर हमने ईओन में डिवाइड किया, उसके बाद इराज में बांटा, फिर पीरियड्स में बांटा, फिर इपॉक्स में बांटा। अब ये पूरा हम पढ़ेंगे तब जब हम स्पेशली एक लेक्चर लेंगे केवल जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ पे। अभी केवल आप ये समझ लीजिए कि ये प्री कैम्ब्रियन टाइम है, जिसमें हमने हेडियन ईओन, आर्कियन ईओन और प्रोटेरोजोइक ईओन में बांट रखा है। और इसके बाद जो फेनेरोजोइक ईओन है, इसको फिर हमने आगे बांटा है पैलेजोइक, मेसेजोइक और सेनेजोइक में। अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अजीब अजीब से वर्ड्स लग रहे होंगे, लेकिन ये मैं आपको सारे ट्रिक से रटा दूंगा कि फिर पैलेजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। मेसेजोइक में फिर ट्राइसिक, जोरासिक यानी कि डायनासोर्स का टाइम, ट्राइसिक भी, उसके बाद क्रिटेशियस, और फिर सेनेजोइक में टर्सरी। ये सारे नाम अभी आप भूल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको रिमेंबर करने की, क्योंकि हमारा टॉपिक दूसरा है, लेकिन इसका जो रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इनमें हम केवल अभी जो बड़ा पार्ट है यानी कि ईओन्स के बारे में देखेंगे। जैसे पहला जो ईओन है हमारा हेडियन ईओन, यानी 4540 से लेके 4000 मिलियन ईयर्स एगो, उस पीरियड को हम बोलते हैं हेडियन ईओन। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत प्रारंभिक स्टेज में था, जिसको हम बोलते हैं प्राइम ऑर्डियल एटमॉस्फेयर। तो इसके बाद आता है आर्कियन ईओन। तो आर्कियन ईओन में जो टाइम पीरियड है वह है 4000 मिलियन ईयर्स एगो। MYA को आप पढ़ेंगे मिलियन ईयर्स एगो, 1 मिलियन मीन्स हुआ 10 लाख। तो आर्कियन ईओन जो हुआ वो 4000 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 2500 मिलियन ईयर्स एगो तक आर्कियन ईओन रहा। इसके बाद आया प्रोटेरोजोइक ईओन। अभी क्या है कि ये नाम जैसे भी हैं एग्जाम में वैसे ही आएंगे। तो वैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से सिविल सर्विसेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हमें डिटेल में समझने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। तो जो नाम है वैसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी में भी नाम नहीं बदलते हैं, वही रहेंगे। तो तीसरा है प्रोटेरोजोइक ईओन, जो कि है 2500 मिलियन ईयर एगो से लेके 541 मिलियन ईयर एगो तक। इस ईओन की जो विशेषता थी वो थी कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गया। मतलब 2500 मिलियन ईयर एगो से जो ईओन शुरू हुआ तभी ऑक्सीजन का वातावरण में आना शुरू हुआ, यानी इसके पहले ऑक्सीजन ही नहीं थी। तो आप सीधे से बोल सकते हो कि उस समय फिर जीव जंतु तो नहीं ही रहे होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप वैसे भी सोच सकते हो कि क्या आया होगा अर्थ पे। ऑक्सीजन के आने के लिए सबसे पहले आना किसका जरूरी है? पेड़ पौधों का। यानी पहले पेड़ पौधे या ट्रीज आएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ेंगे, उसके बाद ही आगे जीव जंतुओं का उद्भव या ऑरिजिन हुआ होगा। और चौथा और लास्ट है फेनेरोजोइक ईओन, जो कि 541 मिलियन ईयर्स एगो से लेके अब तक चल रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो ये चार आपको याद रखने हैं, हेडियन ईओन, आर्कियन ईओन, प्रोटेरोजोइक ईओन और फेनेरोजोइक ईओन। और बाकी इनके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया पिछली स्लाइड में, वो मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, जो केवल इसी के लिए डेडिकेटेड रहेगा कि हमारे अर्थ की जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल और जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कैसे कैसे डिवाइड है और उनमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम देखते हैं हेडियन ईओन के बारे में, जो कि है 4540 से लेके 4000 मिलियन ईयर्स एगो तक। तो अभी इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि अभी अर्थ पे कुछ ऐसा है नहीं, सभी तरफ ज्वालामुखी या जिनको हम बोलते हैं वुल्केनो एरप्शन हो रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वुल्केनिक आउटगैसिंग। अभी क्या मैं पिक्चर इसमें जो लगा रहा हूँ, अगर आपको पिक्चर याद रहेगी तो आप वैसे भी जान सकते हैं कि उस समय, अब आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि जीव जंतुओं का तो यहाँ पे और इवन ट्रीज का भी कोई निर्माण का कोई
संकेत तो दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले जो हेडियन इयॉन है, इसमें जो बोल वाला रहा वो क्या रहा, वोल्केनिक आउटगैसिंग का। मतलब वोल्केनिक आउटगैसिंग के कारण प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर का जन्म हुआ। इसके बाद फेल्ड प्लैनेट्स, यानी जैसे मैंने आपको बताया जो सोलर नेबुला था, सोलर नेबुला से ही डिस्क बनी, डिस्क से अलग अलग पार्ट हुए जिनसे प्लैनेट्स बने, ऐसे ही कई सारे प्लैनेट्स बने होंगे। वो फेल्ड प्लैनेट्स भी रहे होंगे और कुछ स्मॉलर एस्टेरॉइड्स भी रहे होंगे। उनका हैवी बम्बार्डमेंट हुआ अर्थ पे। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इस पिक्चर को आप दिमाग में रखिएगा। ये बॉम्बार्डमेंट यानी बॉम्ब की तरीके से पृथ्वी से टकराए, तो ये जो इसको हम बोलते हैं लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। तो जो फेल प्लैनेट्स और स्मॉलर एस्टेरॉइड्स या ऐसे ही और दूसरी जो बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स का हैवी बॉम्बार्डमेंट हुआ अर्थ पे, जिससे नेक्स्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस हुआ। ओवर टाइम क्या हुआ कि अर्थ का जो सरफेस है वो सॉलिड, ओवर टाइम क्या हुआ यानी अर्थ का जो सरफेस है वो सॉलिडिफाइड हुआ और जो हॉट वोलेटाइल्स थे वो बच गए, जैसे कि हैवी CO2 एटमॉस्फेयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर, और दूसरी गैसें जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस और वाटर वेपर, ये सब का निर्माण हुआ। तो अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये डिजॉल्व हुई ओशन के वाटर में। अभी ओशन जब प्रोड्यूस हुए तो ओशन के वाटर में ओशन ने ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिजॉल्व कर लिया, और इस डिजॉल्व होने के कारण कार्बोनेट्स एज ए सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए। सेडिमेंट मतलब उनकी तलछट में या कार्बन स्टोर एज ए कार्बोनेट डिपॉजिट होने लगे। अभी फिर क्या हुआ कि सम CO2 रिएक्टेड विद मेटल्स टू फॉर्म कार्बोनेट्स। कुछ CO2 ने मेटल के साथ रिएक्शन की और कार्बोनेट्स बनाए, जैसे कैल्शियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ऐसे ही कार्बोनेट्स बने। अभी जो लाइटर गैसेस थी, जो हल्की गैसेस थी जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये स्केप हो गई स्पेस में, और इवन आज भी ये गैसेस स्पेस में स्केप हो रही हैं। आउटर लेयर्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो सोलर विंड्स आती हैं, वो सोलर विंड्स के कारण स्ट्रिप होती रहती हैं, मतलब उनका नुकसान होता रहता है। अब हम आगे देखते हैं आर्कियन इयॉन। आर्कियन इयॉन का हमने आपको टाइम बताया 4000 मिलियन ईयर्स से लेके 2500 मिलियन ईयर्स। तो अभी वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है एंड द एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो करीब हो गया है 10 to 100 एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन गैस जो है इस स्टेबल सेकंड एटमॉस्फेयर की मेजर पार्ट बनी। ये एटमॉस्फेयर हो गया और नाइट्रोजन फॉर्म दी मेजर पार्ट। अभी क्या हुआ फिर, लेट आर्कियन इयॉन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग एटमॉस्फेयर बिगिन टू डेवलप। अभी लेट आर्कियन इयॉन मतलब जो बाद का आर्कियन का समय रहा होगा, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एटमॉस्फेयर का निर्माण होना शुरू हो गया, और ये अपरेंटली प्रोड्यूस हुआ बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ द साइनोबैक्टीरियाज। कुछ साइनोबैक्टीरियाज, या एनवायरनमेंट पढ़ेंगे या बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरियाज जिनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, और ऑक्सीजन का निर्माण होने के लिए हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है जो हम ट्रीज के लिए पढ़ते हैं, या कुछ साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इन साइनोबैक्टीरियाज के कारण कुछ फोटोसिंथेसिस की क्रिया रही होगी, जिसके कारण जो लेट आर्कियन टाइम था, जो आर्कियन खत्म होने वाला रहा होगा, उस समय ऑक्सीजन कंटेनिंग एटमॉस्फेयर बिगन टू डेवलप। अब इस समय कांस्टेंट रीअरेंजमेंट चल रहा था कॉन्टिनेंट्स का भी। तो अभी आगे आप पढ़ेंगे टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्योग्राफी का आधार है। टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि आज हम जैसे देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका या अफ्रीका या ऊपर यूरोप, ये आज हम जिस पोजीशन में देखते हैं, नीचे ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, इंडिया देखते हैं, वो इस पोजीशन में शुरू से नहीं थे। पहले केवल एक ही कंटिनेंट हुआ करता था जिसको हम पैंजिया बोलते थे। ये हम जब टेक्टोनिक थ्योरी आपको पढ़ाएंगे तभी आपको डिटेल में पता चलेगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इंडिया भी आज हम जिस पोजीशन पे देखते हैं, यहाँ ना होके अफ्रीका से लगा हुआ था, और यहाँ से इंडिया का मूवमेंट शुरू हुआ और जाके अफ्रीकन प्लेट पे टकराया, और इंडिया के टकराने से वहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अब ये चीज़ यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ जिस टॉपिक की है मैं वहीं पे बताऊंगा। तो टेक्टोनिक थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंटिनेंट्स कैसे
एक लैंडमास से अलग अलग मूव होना शुरू हुए और आज हम जिस सिचुएशन में देखते हैं हम कंटिनेंट्स देख पाते हैं और इवन आज भी कंटिनेंट्स का मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण हमें अनेक अर्थक्वेक्स या वुल्केनिज्म इन सब की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो कांस्टेंट रीअरेंजमेंट ऑफ कंटिनेंट्स चल रहा था, आर्कियन टाइम की बात करते हैं, तो ये जो कांस्टेंट रीअरेंजमेंट चल रहा था कंटिनेंट्स का, जिनको हम टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे कि कैसे कंटिनेंट्स अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे और आज जो प्रेजेंट में हम कंटिनेंट सिचुएशन देखते हैं वो कैसे अचीव हुई। तो इस रीअरेंजमेंट के चलते जो कार्बन स्टोर्स बने उनका भी इधर से उधर ट्रांसफर होना शुरू हुआ। कहने का मतलब कि जो एक कांस्टेंट रीअरेंजमेंट चल रहा था कंटिनेंट्स का, कोई इधर जा रहा था कोई उधर जा रहा था और ऑलरेडी कार्बन के जो स्टोर्स बन गए थे उन कार्बन के स्टोर्स का भी यहां से वहां ट्रांसफर होना शुरू हुआ। ये केवल मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बाकी एग्जाम में एज सच यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी अगला हम देखते हैं प्रोटेरोजोइक इयन। अभी 2500 मिलियन ईयर से लेके 541 मिलियन ईयर्स तक ये हमारा प्रोटेरोजोइक इयन रहेगा। तो इसमें साइनोबैक्टीरियल जो फोटोसिंथेसिस है उसकी क्रिया बढ़ गई और O2 का एनफ मात्रा में आना शुरू हो गया। तो पहला पॉइंट है ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो अभी लेट आर्कियन से शुरू होने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा थी अभी एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी। तो O2 शोड मेजर वेरिएशंस अंटिल रीचिंग ए स्टेडी स्टेट। तो O2 का वेरिएशन जो अपने मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद एक स्टेडी स्टेट में आ गया। स्टेडी स्टेट में मतलब एक कांस्टेंट सिचुएशन में पहुंच गया ऑफ मोर देन 15%, जो कि 15% से ज्यादा था बाय द एंड ऑफ प्रोटेरोजोइक। तो प्रोटेरोजोइक इयन के खत्म होते होते ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में 15% तक पहुंच गई। इसके बाद हम देखते हैं फेनेरोजोइक इयन, यानी 541 मिलियन ईयर्स से अब तक जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं फेनेरोजोइक इयन। तो फेनेरोजोइक इयन में क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीच्ड ए पीक ऑफ अबाउट 30% अराउंड 280 मिलियन ईयर्स एगो। आज हम जितना देखते हैं, आज हम 21% के आसपास देखते हैं ऑक्सीजन को अपने एटमॉस्फेयर में, लेकिन 30% तक पहुंच गई अपने पीक पे ऑक्सीजन तब 280 मिलियन ईयर्स एगो। इसके बाद प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रिलीजिंग ऑक्सीजन। ब्रेक डाउन ऑफ पायराइट। पायराइट क्या होता है? आयरन सल्फाइड को हम पायराइट बोलते हैं, सल्फर का एक और है। एंड वोल्केनिक इरप्शंस रिलीजेस सल्फर इनटू एटमॉस्फेयर। तो इस सल्फर का भी निकलना शुरू हुआ एटमॉस्फेयर में। तो सल्फर वोल्केनिक इरप्शन से, ज़्यादातर हम आगे भी एनवायरनमेंट में भी पढ़ेंगे कि वोल्केनिक इरप्शन से सल्फर का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। अब इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यहाँ पे लेटेस्ट स्टेट है, यहाँ पे पुरानी स्टेट है। तो कैसे जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि कितने ज़्यादा फ्लोरा या फोना यानी कि पशु पक्षी और पेड़ पौधे, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, यानी कि जैव विविधता, वो कैसे इंक्रीज हुई। तो हम देखते हैं कि 542 मिलियन ईयर्स एगो से जैसे जैसे हम पास आते हैं, यानी कि मॉडर्न टाइम के पास आते हैं, तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती रही। और जो येलो से मार्क है द बिग 5 मास एक्सटिंक्शन, यानी जैसे जुरासिक पीरियड या डायनासोर एकदम खत्म हो गए, तो ऐसे कैसे 5 ऐसे क्षण आए फेनेरोजोइक में जब मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो इनको हम पढ़ेंगे जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में हमारे क्या क्या है। एटमॉस्फेयर है क्या? गैसेस का ही एक मिश्रण है। तो जो ड्राई एयर है फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, उसमें क्या क्या होता है? 78.08% नाइट्रोजन, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.04% केवल कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखने में कम लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमारी सारी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड से ही है, सारा पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड से ही है। और क्या है? ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर नोबल गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस। प्रिंसिपली तो इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ही मेन ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो सल्फर कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर कंपाउंड्स सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
अभी हम देखते हैं परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की जो परमानेंट गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। परमानेंट का मतलब है कि ये इसी परसेंटेज में हमेशा एटमॉस्फेयर में रहती हैं। आप कहीं भी देखेंगे एटमॉस्फेयर में, कहीं से भी आप कंपोजिशन निकालेंगे तो आपको इसी परसेंट में ऑक्सीजन, इसी परसेंट में नाइट्रोजन और सारी गैसेस मिलेंगी। इसलिए हम इनको बोलते हैं परमानेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये हम देख चुके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ और डेसिबल के थर्ड प्लेस तक दिया हुआ है 0.036%। फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, मेथेन, जिनॉन, हाइड्रोजन, ये सब आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर के 4, इनको आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं परमानेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस रिमेन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू द टोटल गैस वॉल्यूम। ये मैं आपको बता चुका हूं। अदर कंस्टिट्यूएंट्स वेरी इन क्वांटिटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जैसे वाटर वेपर है, ये भी गैस है, वाटर वेपर भी गैस है और ये भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। लेकिन वाटर वेपर आप जिस जगह पे होंगे उस जगह पे दूसरी जगह के कंपैरिजन में वेरी कर सकती है, इसलिए इसको हम परमानेंट गैस नहीं कहते। तो अदर कंस्टिट्यूएंट्स वेरी इन क्वांटिटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हैवियर गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेंड टू स्टिक एट द बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो हैवियर गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो एटमॉस्फेयर के बॉटम पे रहेंगी। जैसे ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे हमारा एनवेलप है या कवर है एटमॉस्फेयर का। तो जो हैवियर गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो एटमॉस्फेयर में नीचे तरफ रहेंगी और जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाते रहेंगे इनका परसेंटेज कम होता जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 120 किलोमीटर की हाइट पे अगर हम पहुंचते हैं तो निग्लिजिबल क्वांटिटी में मिलती है। इसलिए हम जब ऊपर जाते हैं तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो होंगे वो ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ही मिलेंगे। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी हमने देखा कंपोजिशन, अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, सॉलिड पार्टिकल्स। अभी सॉलिड पार्टिकल्स क्या चीज़ है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन से आप सभी लोग अच्छे से परिचित हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेल ऑक्सीजन। सभी जो भी जिंदा है, सभी जीवित प्राणी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बिसाइड्स ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बनाता है ऑक्सीजन, जिनको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। ऑल्सो नॉर्मल कंबसन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। और जो नॉर्मल कंबसन है, कंबसन मतलब दहन, जो दहन की क्रिया है या कंबसन का प्रोसेस है, उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन हमने बहुत छोटे से क्लास से पढ़ा है कि जलने में सहायक है। तो ऑक्सीजन इज हेल्पफुल फॉर कंबसन। इट इज नॉट कंबसेबल इन इटसेल्फ, अपने आप में नहीं जलती। तो अगर आप आग जलाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन होना जरूरी है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन। तो इट इज रिलेटिवली इनर्ट गैस। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो रिलेटिवली इनर्ट गैस है एंड इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनका एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। जैसे हमारा शरीर है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि शरीर भी हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलके ही बना हुआ है। तो जो अर्थ है उसमें भी यही आइटम मिलते हैं और जो शरीर है उसमें भी यही देखने को मिलते हैं। इसलिए बोला जाता है मरने के बाद जो मिट्टी से बना था वो मिट्टी में जाके मिल जाता है, क्योंकि शरीर भी इन्हीं कंपाउंड से बना है। तो हमारी जो मसल्स हैं, नाइट्रोजन से प्रोटीन में CONH2 लिंकेज होता है, तो प्रोटीन से ही मसल्स बनती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा इस पे चैनल पे तो आपको क्लियर करूंगा। तो जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, नाइट्रोजन उनका भी एक कंस्टिट्यूएंट है। द मेन फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज टू कंट्रोल कंबसन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। तो
जो नाइट्रोजन का एक और फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है कंबसन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन, नहीं तो सारा कुछ जल जाए, तुरंत जल जाए। स्पॉन्टेनियस जो कंबसन है उसको रोकता है नाइट्रोजन। इट ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स, तो ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है नाइट्रोजन। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मैं बता चुका हूं। बीइंग एन एफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द हीट एनर्जी बजट। अभी ये हीट एनर्जी बजट क्या है, ये एनर्जी बजट आगे के आने वाले लेक्चर में ही पढ़ाने वाला हूं, और काफी अच्छे से आपको एनिमेशन करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो इंसुलेशन है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितना ले लेता है, और हमारे अर्थ से कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, अर्थ कितना उसको एब्जॉर्ब करती है, ये सब हीट एनर्जी बजट में हम देखेंगे। बजट का मतलब ही होता है कि कितना आया कितना गया। तो जो हीट एनर्जी बजट है ऑफ अर्थ वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो बीइंग एन एफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एफिशिएंट एब्जॉर्बर है हीट का। इसीलिए क्या होता है कि जब सन से जो रेडिएशन आता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जो अर्थ पे जो रेडिएशन पड़ता है ये, और अर्थ जो रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल शब्द जो जब भी यूज होगा तो वो अर्थ से रिलेटेड होगा। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ अपना रिफ्लेक्ट करती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, बीइंग ए ग्रीन हाउस गैस, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को जाने देती है, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इनको एब्जॉर्ब करती है। इससे होता क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक हीट इंसुलेशन का काम करता है, अर्थ को गर्म रखता है। अगर आप सोचिए, अगर ये CO2 ना हो और ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो होगा क्या कि जितना भी इंसुलेशन या रेडिएशन सन से आया, अर्थ उतना पूरा रिफ्लेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि पूरा आइस ही हो जाएगा, यहाँ जीवन पॉसिबल ही नहीं होगा, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सारे प्लैनेट्स पे ये चीज नहीं होती है, इसलिए वहां लाइफ भी नहीं होती है। बाकी आपको जब मैं एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में। तो अभी आप ये समझिए कि CO2 क्या है, एक एफिशिएंट एब्जॉर्बर है हीट का। तो हमारा अभी प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, जितना होना चाहिए 0.04% उससे बढ़ता जा रहा है। इसके होने से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है वो जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है अर्थ। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ये डिटेल में पढ़ने वाले टॉपिक हैं, इनको मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल। तो अभी हम आगे देखते हैं कि विद इंक्रीज्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस, द कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। अच्छी चीज थी, हमारी जरूरत थी लाइफ के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाना हमारी जरूरत है, लेकिन ज्यादा होना, अधिक होना कोई भी चीज बुरी होती है। वैसे ही CO2 बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर मीन मोर हीट एब्जॉर्प्शन। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन। दिस कुड सिग्निफिकेंटली रेज द टेम्परेचर एट लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दस इंड्यूसिंग ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज। आगे देखते हैं ओजोन। ओजोन इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। दिख ही रहा है 3 ऑक्सीजन एटम है। इट फॉर्म्स लेस देन 0.00005% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत ही कम मात्रा में है लेकिन बहुत ही जरूरी है, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अभी हम आगे देखने वाले हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच हमको ओजोन लेयर मिलती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे के भाग में हमको ज्यादा कंसंट्रेशन मिलता है ओजोन का, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज बिटवीन 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर अल्टीट्यूड, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ये स्ट्रेटोस्फेयर हमारा 12 किलोमीटर के बाद से शुरू हो जाता है। जब हम ऊपर साइड जाते हैं अर्थ पे तो 12 किलोमीटर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, जो हम आगे अभी देखेंगे। तो उसमें हम 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच की जो अल्टीट्यूड है
that is the greatest concentration of ozons are found. It is formed at higher altitudes due to interaction between O2 and UV light. तो वहाँ हायर एल्टीट्यूड्स पे क्यों मिलता है कि जो ऑक्सीजन है और सन से आने वाली जो यूवी रेज है, यूवी लाइट है, उनके रिएक्शन से ये निर्माण ओजोन का होता है और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है नीचे की तरफ. तो ओजोन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ब्लॉकिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. तो ओजोन का एक क्रूशियल रोल क्या है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन के, उनको ब्लॉक करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है. आगे देखते हैं वाटर वेपर. तो वाटर वेपर इज वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल गैसेस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. बता चुके हैं आपको कि ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, कंस्टिट्यूटिंग बिटवीन, अब कहाँ से कहाँ तक, 0.02% से 4% तक ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी इन कोल्ड, ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट रिस्पेक्टिवली. अगर हम कोल्ड ड्राई प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ पे 0.02% होगा वाटर वेपर, और अगर हम बात करेंगे ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तब ये होगा 4%. तो अब जब क्लाइमेटोलॉजी आप खत्म कर लेंगे तो आपको ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट और जितने भी जोन्स होंगे अर्थ के, वो सारे आपको अच्छे से आने लगेंगे. तो अभी तो मैंने आपको ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट वगैरह के बारे में बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जितना मैंने पढ़ा दिया है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है 0 डिग्री. तो जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा वो हमारे 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में, यानी इस प्लेस पे हमें ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा. तो इस जगह पे जो वाटर वेपर का जो परसेंटेज होगा वो 4% होगा, और कोल्ड ड्राई क्लाइमेट होगा जो हायर लैटिट्यूड्स पे होगा, वहाँ पे 0.02% वाटर वेपर का कंपोजिशन रहेगा. 90% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट विद इन 6 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी जो अर्थ है उसकी सरफेस से केवल 6 किलोमीटर के अंदर 90% ऑफ मॉइस्चर मिल जाएगी. यानी बाकी बचा जो 10% है वो फिर पूरे ऊपर तक जाएंगे तब 10% ही मिलेगी. यानी 6 किलोमीटर में ही 90% मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा. आगे देखते हैं. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंसुलेटिंग एक्शन. यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम वाटर वेपर भी करेगी, मैंने आपको बताया भी था. इट एब्जॉर्ब्स नॉट ओनली द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो जो वाटर वेपर है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो अर्थ से निकलने वाला जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन था उसको तो एब्जॉर्ब करता ही था. तो जो वाटर वेपर है ये अर्थ से निकलने वाले लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब करता ही है, साथ ही जो सन से आने वाले शॉर्ट वेव रेडिएशन है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है. यानी इट एब्जॉर्ब्स नॉट ओनली द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इंफ्रारेड और हीट एमिटेड बाय अर्थ ड्यूरिंग नाइट्स, बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन. यानी कि जो विजिबल और यूवी रेडिएशन है उसको भी एब्जॉर्ब करता है. तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है. जो काम ओजोन भी कर रही है वो काम वाटर वेपर भी कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और उन सबसे हमारी मदद हो रही है. आगे देखते हैं सॉलिड पार्टिकल्स. तो सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वेदर्ड रॉक्स एंड ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक एश. यानी सॉलिड पार्टिकल का मतलब है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सैंड पार्टिकल्स. अब ये कहाँ से आते हैं? तो फ्रॉम वेदर्ड रॉक्स एंड ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक एश, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाली जो धूल है या राख है. एंड फ्रॉम पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स जो परागकण होते हैं फूलों के. स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, सूट मतलब जो कालिक है धुआं की. ओशियन सॉल्ट्स, ये सब सोर्स हैं जहाँ से एटमॉस्फेयर में सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं. तो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स में फ्रेगमेंट्स ऑफ मेटियोर्स भी हो सकते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं हीटेड होके, तो वो भी फिर सॉलिड पार्टिकल्स में शामिल हो जाते हैं. दीज सॉलिड पार्टिकल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग द रेडिएशन. एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग द रेडिएशन. तो इन सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से काफ़ी कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे ऑरेंज एंड रेड कलर्स एट सनसेट एंड सनराइज, और लेंथ ऑफ डॉन एंड ट्वाइलाइट. अभी ये क्या है?
तो ये सॉलिड पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ऑरेंज एंड रेड कलर्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज। अभी इस फिगर में आप बता नहीं सकते हैं कि ये सनसेट होने वाला है कि सनराइज होने वाला है। तो इसी को हम बोलते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब ये जो स्काई है हमको लाल लाल सा दिखाई देता है, रेड कलर सा या ऑरेंज कलर सा दिखाई देता है, तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सॉलिड पार्टिकल्स। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेंथ ऑफ डॉन की। डॉन किसको कहते हैं? तो द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज कॉल्ड डॉन। जब हमको पहली बार स्काई में सन दिखाई देता है सुबह सुबह, उस अपीयरेंस को, उस दौरान हुई उस ऑरेंज लाइट को हम बोलते हैं डॉन, DAWN। ऐसे ही ट्वाइलाइट होता है, ट्वाइलाइट भी मूवी है, ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। तो ऐसे ही ट्वाइलाइट होता है कि जब सन हॉरिजन से नीचे चला जाता है। हॉरिजन का मतलब क्या होता है? जब आप दूर खड़े होके एक प्लेन पे या समुद्र के पास से देखते हैं तो आपको दिखता है कि सन यहाँ से निकल रहा है या डूबते हुए लगता है कि यहाँ डूब रहा है। तो इस पूरे प्लेन को या इस डायरेक्शन को, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग बोलते हैं कि हॉरिजन, यानी सन हॉरिजन से नीचे जा रहा है या हॉरिजन से ऊपर जा रहा है। मतलब हमें अपने प्लेन में सन को ऊपर जाते या नीचे जाते दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो जब सन हॉरिजन से नीचे चला जाता है, मतलब डूबने वाला होता है, तब जो सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट दिखाई देती है, जो कि सन की रेस का अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्रैक्शन के कारण होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्वाइलाइट। तो ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स के द्वारा ही होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्वाइलाइट है और डॉन है, उस वक्त जो ऑरेंज लाइट है वो सॉलिड पार्टिकल्स से जो रिफ्रैक्शन हुआ है सनलाइट का, उसके कारण हमको दिखाई देते हैं। तो डस्क क्या होता है? एक वर्ड और होता है डस्क। डस्क होता है द डार्कर स्टेज ऑफ ट्वाइलाइट। मतलब ट्वाइलाइट की भी जब और अंधेरे की कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं डस्क। तो द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ऑल्सो ड्यू टू सिलेक्टिव स्कैटरिंग बाय डस्ट पार्टिकल। अभी जो ब्लू कलर होता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस में, ये जो ब्लू कलर होता है स्काई का, ये क्या होता है? तो ये भी होता है सिलेक्टिव स्कैटरिंग बाय डस्ट पार्टिकल्स। कुछ डस्ट पार्टिकल्स हाइग्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब दे रेडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। हाइग्रोस्कोपिक का होने का मतलब है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होता है? वो न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन का काम करते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि एक सॉलिड पार्टिकल के चारों तरफ मॉइस्चर इकट्ठी हो गई, क्योंकि उनको एक सहारा मिल गया। उस केंद्र के चारों तरफ जब कंडेंसेशन हो जाता है, संघनन जिसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन का काम कर रहा है एक सॉलिड पार्टिकल जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं in the formation of clouds and different forms of precipitation, fog and hailstones। hailstones मतलब ओलावृष्टि के, ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं hailstones। और precipitation का मतलब ज्योग्राफी में मैं जब भी बोलूंगा precipitation, उसका मतलब होगा रेनफॉल, रेनफॉल या बारिश। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में वही सब कुछ दिख रहा है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फिगर में ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और इसको, इस पे अगर किसी ऑब्जर्वर को हम बिठाते हैं तो उसके लिए ये लाइन हॉरिजन हो गई, क्योंकि सन अभी नीचे है, और जब ये सन ऊपर जाएगा तो यहाँ से निकलते हुए दिखेगा, तो इस ऑब्जर्वर को ये सन यहाँ से दिखाई देगा। तो अगर और किसी लैटिट्यूड पे कोई है तो उसके लिए हॉरिजन दूसरा होगा। अभी लैटिट्यूड और इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, तो उसको आप जाके क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो हर लैटिट्यूड के लिए हॉरिजन डिफरेंट हो सकता है। तो अभी इस लैटिट्यूड पे हम यानी कि इक्वेटर पे देख रहे हैं, तो अभी सन यहाँ से निकला नहीं है, लेकिन सन के निकलने से पहले जो सन की लाइट होगी वो एटमॉस्फेयर में मौजूद सॉलिड पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी इसको हम बोल रहे हैं सिलेक्टिव स्कैटरिंग बाय डस्ट पार्टिकल। इसी स्कैटरिंग के कारण हमको जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देगा। क्वेश्चन आता है कि स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो ड्यू टू सिलेक्टिव स्कैटरिंग बाय डस्ट पार्टिकल्स।
चलिए आज के लिए धन्यवाद।